नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में, चूंकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच खास तौर पे इजराइल और यूएसए के द्वारा एक बड़े स्तर पे वहाँ से जो भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से जो रहने वाले नागरिक हैं, उन नागरिकों से भी अपील की गई है और ये अपने लोगों को भी वहाँ से निकाल रहे हैं, खास तौर पे जो राजधानी तेहरान है। और इसी क्रम में देखें तो जो भारतीय नागरिक ईरान में रह रहे हैं, उनकी जो जान माल की सुरक्षा है वो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक मुद्दा हो गया था। और जो नागरिक रह रहे हैं उनमें जो सबसे अधिक संख्या वहाँ रहने वाले भारतीय छात्रों की है, वो जो एक मुद्दा था वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया था। और इसी कारण से देखें तो अब ईरान में फंसे हुए जो भारतीय छात्र हैं, उनकी जो वापसी है उसको लेकर जो भारत सरकार थी वो काफ़ी चिंतित थी। और इसको लेकर अब भारत सरकार के द्वारा भी जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए गए हैं, रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया गया है। और वहाँ फंसे जो भारतीय नागरिक हैं, जो छात्र हैं, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो वापसी है वो शुरू कर दी गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रूट है, खास तौर पे देखें जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया देश के रास्ते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसी घटनाक्रम की आज चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें जो मूल मुद्दा हो रहा है कि सीधे ईरान के रास्ते क्यों नहीं जो रूट है उसको यूज किया जा रहा है और भारतीय छात्र या नागरिकों को वहां से जो वापसी है उनकी सुरक्षित की जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है और इसमें कैसे सभी जो छात्र हैं, जो लोग हैं जो वापसी करना चाह रहे हैं ईरान से भारत लौट सकेंगे, इसके पीछे जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो सबसे कह सकते हैं कि चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसी घटनाक्रम की हम बात करेंगे। और इसमें जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया चूंकि सेंटर में आ चुका है, जिसमें अगर हम बात करें कि इसकी क्या विशेषता है जिस कारण से आर्मेनिया को भारत ने चुना है कि आर्मेनिया के थ्रू ही हम अपने लोगों को अपने देश वापस लाएंगे, सीधे ईरान से नहीं। तो इसके पीछे जो भी कारण है उन पर हम बात करेंगे। इसके संदर्भ में जो भी छात्र हैं, जो परिजन हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं और कैसे शुरू हुआ ये वापसी की जो शुरुआत है, सहायता की जो शुरुआत है, ये कैसे हुई है और ईरान के जो बिगड़ते हालात हैं वो किस तरह के हैं और किस कारण से वहाँ पर देखें तो इस समय जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है। और इस बीच में देखें तो भारत आर्मेनिया का जो चर्चा है वो उभर कर आ चुकी है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई खास ताल्लुकात हैं, कोई संबंध है। तो उन संबंधों की जो एक पृष्ठभूमि है, जो एक बैकग्राउंड है, उस पर हम बात करेंगे। वर्तमान की जो स्थिति है उस पर भी बात करेंगे, कैसे दोनों देश एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। और भारत आर्मेनिया के बीच में जो विभिन्न सहयोग हैं, चाहे वो रक्षा सहयोग हो, चाहे सांस्कृतिक सहयोग हो, चाहे वो आर्थिक संबंध हो, उन पर भी हम बात करेंगे। और अंत में आर्मेनिया के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि वहाँ कौन से महत्वपूर्ण लोकेशन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी एपिसोड की आज हम चर्चा करने वाले हैं। ईरान में फंसे जो भारतीय छात्र हैं उनकी जो वापसी का मुद्दा था वो अब शुरू हो चुका है। आर्मेनिया के थ्रू, आर्मेनिया के रास्ते जो भारतीय छात्र हैं या जो भी वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो आर्मेनिया और आर्मेनिया से जुड़े हुए जो भारत के संबंध हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो थोड़ा इन पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। एक न्यूज आर्टिकल लेते हैं, इसी के आधार पर आज का जो विश्लेषण है वो हम करने का प्रयास करेंगे। कि यहाँ पर न्यूज है कि इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट ये सभी से छुपा हुआ नहीं है और ये जो स्थिति है अब बद से बदतर होती जा रही है। खास तौर पर चूंकि ईरान में, चूंकि हमने इससे पहले भी एपिसोड लिया कि अब जो इजराइल है वो क्या कर रहा है कि अमेरिका से जो बंकर बस्टर बम है खास तौर पे उनका अब इस्तेमाल करने जा रहा है, जो काफ़ी घातक होते हैं। और वो उन स्थानों पर अटैक करने जा रहा है जो कि जहां पर खास तौर पे ईरान के जो तेहरान और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पर संभावना है कि बंकर बने हुए हैं, जो जमीन यानी कि पृथ्वी की सतह से 200-300 फीट की गहराई में कंक्रीट मजबूत बंकर हैं, जहां पर परमाणु कार्यक्रम स्थल हैं या जो वहां के चीफ हैं, चाहे ईरान के खमनेई की बात करें, वो छुपे हुए हैं। तो ऐसे बड़े स्तर पर जो अटैक होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि ईरान का जो आसमान है वो अब हमारा है। तो इस तरह के जो मैसेज आ रहे हैं और
युद्ध की जो बात देखने को अब धीरे धीरे मिल रही है। इस कारण से वहां पर जो बाहर के लोग ईरान में रह रहे हैं उनकी जो जान है वो अब खतरे में है। और ईरान में देखें तो काफ़ी संख्या में जो भारतीय छात्र हैं उनकी भी जान कहीं ना कहीं वहाँ पर अटकी हुई है। खासतौर पर देखें तो वहाँ 100 से भी अधिक जो ऑफिशियल डेटा आया है उसमें ये कहा गया है कि 100 से भी अधिक जो भारतीय छात्र हैं वो इस समय ईरान में क्या कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं वहाँ मौजूद है। तो इनको लेकर अब एक जो गंभीर मुद्दा था कि इनको कैसे वहाँ से निकाला जाए, तो इसको लेकर भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कहीं न कहीं सक्रियता दिखाई और अब उसने पुष्टि की है कि जो भी भारतीय छात्र हैं उनको आर्मेनिया के थ्रू, आर्मेनिया के रास्ते छात्रों को सुरक्षित निकाला जाना शुरू कर दिया गया है। और इस कारण से देखें तो भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईरान से भारतीयों की जो वापसी है वो शुरू कर दी है। इन छात्रों में अधिकतर देखेंगे तो सामान्य तौर पे ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो खास तौर पे देखें तो ईरान में जाते हैं। ईरान में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर मेडिकल की जो पढ़ाई है, जिसे हम MBBS बोलते हैं, तो MBBS की जो पढ़ाई है वो करने के लिए अपने देश के जम्मू कश्मीर राज्य से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। और ख़ास तौर पे देखें तो ईरान का जो उर्मिया सिटी है वहाँ पर इनके होने की जो मौजूदगी है वो ऑफिशियल डेटा यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका ये कहना है कि उर्मिया शहर में सबसे अधिक भारतीय जो छात्र हैं वो हैं। अब ईरान से कहा जा रहा है कि इनको कैसे वापस लाया जाएगा, कैसे ये लौटेंगे भारतीय छात्र। तो अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है 16 जून की रात का जो अपडेट था कि ईरान के अलग अलग जो भी शहर हैं वहाँ से भारतीय जो छात्र हैं उनको कहाँ पर लाया जा रहा है, तो पहले आर्मेनिया लाया जा रहा है। आर्मेनिया से लगे हुए जो आर्मेनिया बॉर्डर है उसके नारदू जो चेक पॉइंट है वहां तक पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें बसों के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो एरवन एयरपोर्ट है वहां ले जाया जाएगा और जल्द ही वहां से ये जो छात्र हैं वो सकुशल कहां पहुंच जाएंगे, वो भारत पहुंच जाएंगे। मैप पे भी देख सकते हैं कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि आर्मेनिया से सीधे अब भारत लाया जाएगा। यानी सीधे क्या है कि ईरान से भारत नहीं लाया जा रहा, ईरान से पहले आर्मेनिया के जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नारदूज जो बॉर्डर है और वहाँ से फिर बाहर निकाला जा रहा है, फिर यहाँ से जो एरवन एयरपोर्ट है वहाँ पर लाया जाएगा और फिर बॉर्डर पे इनको लाया जाएगा और फिर यहाँ से क्या है कि सीधे इनको इंडिया जो इनकी वापसी है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो पूरा कह सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत है वो भी कर दी गई है। भारत सरकार का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उसने बाकायदा इसके बारे में जानकारी भी दी है। अब यहाँ पर एक दो प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर सीधे अगर बात करें तो चूंकि ईरान में ये लोग हैं भारतीय छात्र या जो भी नागरिक हैं, तो क्यों नहीं ईरान से सीधे इंडिया लाया जा रहा है। आखिर इसके बीच में यहाँ पर देखें तो आर्मेनिया को क्यों यहाँ पर शामिल किया जा रहा है कि पहले आर्मेनिया लाया जा रहा है फिर आर्मेनिया से भारत लाया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए ईरान की जो सीमाएं हैं ये कई सारे देशों से लगती है, तो बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, और खास तौर पे देखें इसके अतिरिक्त समुद्री जो सीमा है वो भी ओमान से लगती है। इन सब में देखें तो भारत जो है, भारत के जो संबंध है वो सबसे जो बेहतर है इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो वो आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया एक सुरक्षित विकल्प है। इस कारण से पहले लोगों को जल्दी से कि ईरान से पहले क्या किया जाए कि लोगों को एक मैसेज उन्हें विदेश जो भी वहाँ पर कह सकते हैं दूतावास है वहाँ तक पहुँचाकर सीधे क्या किया जाए कि पहले उनको ईरान से बाहर किया जाए ताकि उनकी जो जान माल की सुरक्षा है वो की जा सके। क्योंकि कब अटैक कहाँ पर हो जाएगा, चाहे हम बात करें इजराइल के थ्रू या अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, तो इस कारण से ये कहा जा रहा है कि पहले ईरान से आर्मेनिया जल्दी से लाया गया और फिर यहाँ से इंडिया लाया जाएगा। यही नहीं, इसके पीछे कई सारे कारण भी है। जैसे अगर कारणों की बात करें तो कई सारे कारण देख सकते हैं। जैसे एक ज्योग्राफिकल कारण की बात करें तो जो एक भौगोलिक निकटता है वो क्या है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे अगर देखें जैसे उर्मिया शहर लाया जा रहा है तो इस कारण से देखें तो जो उर्मिया है वो ईरान के काफ़ी नज़दीक है
और वहाँ से सीधे क्या है कि जल्दी से उर्मिया ला दिया गया है। और यहाँ से चूंकि अब स्थिति होगी कि अटैकिंग होने के बाद यहाँ पर लोगों की जान तो बची रहेगी, तो इस कारण से इस तरह के प्रयास किए गए हैं कि ईरान के बजाय सीधे पहले लोगों की जान सुरक्षित रखा जाए और उनको कहीं एक जगह लाया जाए। तो इसको चुनाव के स्तर पे देखें तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो भी ईरान के पड़ोसी देश हैं उसमें जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया की जो डिस्टेंस है वो क्या है कि ईरान और आर्मेनिया के बीच की जो दूरी कम है, खासतौर पे जो उर्मिया शहर है वहां पर लाया जा रहा है, प्लेस है वहां पर लाया जा रहा है, तो एक कारण है। दूसरा जो राजनयिक संबंध है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखेंगे तो भारत और आर्मेनिया के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो क्या है, वो बेहतर है। तो एक संबंध बेहतर होने के कारण भी ये पहल की गई है। राजनीतिक अगर स्थिरता की बात करें तो खास तौर पे देखें तो जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया में राजनीतिक स्थिति जो है इस समय क्या है, पूरी तरह से शांत है। वहाँ सैन्य जो एक तरह से देखें सैन्य का जो रूप है, सैन्य रूप से वो पूरी तरह से शांत है। तो इस कारण से एक स्थिर स्टेबल सरकार वाले जो भी देश हैं उसका सहायता लेते हुए इस तरह का प्रयास किया गया है। वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्मेनिया में क्या था कि एयरपोर्ट की जो मौजूदगी है, ताकि सीधे क्या है कि ईरान से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको आर्मेनिया लाया जाए, आर्मेनिया से सीधे एयरपोर्ट से इंडिया लाना आसान था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अन्य देशों के साथ देखें तो एक तरह से संबंध उतने बेहतर नहीं है, या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे देखें कोई ना कोई दिक्कत है, जैसे पाकिस्तान है, अजरबैजान है, तुर्की है। तो ये कुछ विकल्प हैं, लेकिन भारत ने राजनीतिक कारणों का कहीं ना कहीं एक आधार बनाते हुए इन सारे ऑप्शन को रिजेक्ट किया और आर्मेनिया को प्राथमिकता दे दी। तो ये कारण हमने देखा। अब यहाँ पर सीधे ईरान से क्यों नहीं लाया जा रहा है छात्र, तो वर्तमान समय में देखिए ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो इतना बढ़ चुका है कि कई सारे जो उनके क्षेत्र हैं वो सीधे इस युद्ध में कहीं ना कहीं झुलस रहे हैं। और सुरक्षा जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, लगातार लोगों की जान पर आ चुकी है। और ऐसे में भारत के लिए समय दे पाना, और ईरान के जो भी एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट कहीं ना कहीं टारगेट पर हैं, कह सकते हैं कि इजराइल के या अमेरिका के टारगेट पे कहा जा सकता है अब। तो अगर एयरपोर्ट के माध्यम से देखें तो एक तो उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, और चूंकि सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो वो टारगेट लिस्ट में है सारे एयरपोर्ट ईरान के, तो वहां पर भारतीयों की जो जान है उसका खतरा है। यही नहीं, सीधे ईरान से एयरलिफ्ट करना भी असंभव है, जोखिमपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सारे एक तरह से देखें तो वो डंप पड़े हैं, बंद कर दिए गए हैं, या तो कहीं ना कहीं अटैक से वो प्रभावित हैं। फ्लाइट पर हमले का खतरा है, क्योंकि जो भी ईरानी कह सकते हैं कि फ्लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं संदिग्ध माने जा सकते हैं, और उन पर जो इजराइल है वो अटैक कर सकता है कि कहीं इसमें परमाणु जो भी ऐसा कोई सामग्री पदार्थ तो नहीं है जिसे ईरान बाहर भेज रहा है, तो हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है। एयरलाइंस जो संचालन है उसके लिए ईरान की जो अनुमति है, जो सुरक्षा की गारंटी है, वो जरूरी है, और वो इस समय संभव नहीं है। नारदूर जो बॉर्डर है आर्मेनिया फिलहाल एक देखें तो एक व्यवहारिक रास्ता और सुरक्षित है, इस कारण से इस पूरे रूट को चुना गया है, आर्मेनिया को चुना गया है। और इसके संदर्भ में अगर छात्रों परिजनों की बात करें तो कश्मीर का जो अनंतनाग है वहाँ के काफ़ी लोग, वहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, वो उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर आने में कोई उतनी दिक्कत नहीं हुई है, और यहाँ से क्या है कि हम अब सीधे भारत लौट सकते हैं। और इस कारण से देखें तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से प्रयास जो है वो विदेश मंत्रालय लगातार कर रहा है। तो ये हमने देख ली। इसके अलावा देखें कैसे शुरू हुई सहायता की शुरुआत। तो ईरान में जो भी फंसे कश्मीरी छात्र हैं या जो भारत के अन्य क्षेत्रों के जो कुछ सीमित छात्र हैं, तो उनके संदर्भ में कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा और जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उनकी मदद से एक तरह से प्रयास शुरू किया गया कि हमारे छात्रों को भारत सरकार वापस लाए, उनके लिए जो भी कुशल क्षेम है, जो राहत है, उस पर एक्टिव हो। तो इसको ध्यान में लेते हुए कहीं ना कहीं जो विदेश मंत्रालय है वो एक्टिव हुआ, और फिर इनके वापस लाए जाने का जो रास्ता है वो साफ हुआ, और फिर ईरान से आर्मेनिया, आर्मेनिया से भारत लाए जाने का जो क्रम है वो अब शुरू हो चुका है। क्योंकि ईरान में देखें तो जो हालात है वो लगातार खराब हो रहे हैं,
और खराब हालात होने के क्रम में देखें तो जानलेवा स्थिति हो चुकी है। तेहरान समेत कई सारे देखेंगे तो जो क्षेत्र हैं उनकी स्थिति क्या हो चुकी है कि बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। वहाँ पर 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, ये ऑफिशियल डेटा अब तक आ चुका है। तेल की किल्लत वहाँ पर हो चुकी है, पेट्रोल पंप बंद है, ईंधन की कमी है, एयरपोर्ट्स बंद है, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप हो चुका है। जो भी ज़रूरत के सामान है वो उनकी जो भी सोर्स वाले जो स्थल है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। नागरिक कहीं ना कहीं दहशत में है कि कोई सुरक्षित शेल्टर मिल जाए, लेकिन वो ऐसे शेल्टर कहीं है नहीं। लोग कई सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भाग रहे, खासतौर पे कैस्पियन सागर वाले क्षेत्र में, वहाँ से जो लोग हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटना है, इस कारण से वहाँ से जो लोग हैं अलग अलग दुनिया के वो भाग रहे हैं। और ख़ास तौर पे चूंकि अलर्टनेस जारी कर दी गई अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, कि अब हम क्या करें कि वहाँ पर बड़े टारगेट्स हिट करने जा रहे हैं, जिसके तहत देखें तो कई सारे बम वर्षक की जो डिमांड है वो इजराइल के द्वारा अमेरिका से की गई है। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी ख़राब है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि भारत जो आर्मेनिया है इसके बीच के जो संबंध हैं, आखिर ये जो संबंध है ये कैसे हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करें कि जो आर्मेनिया है, जो भारत है, इनके जो संबंध है तो ये किस प्रकार के हैं, तो थोड़ा सा हमें जो इसका बैकग्राउंड है, जो एक पृष्ठभूमि है वो समझना होगा। और ये जो स्टार्ट होता है ये 1991 से होता है, 1991 से, क्योंकि आर्मेनिया की जो स्वतंत्रता है उसके बाद देखें तो भारत और आर्मेनिया के बीच में जो संबंध है उसकी शुरुआत होती है, वो स्थापित किए जाते हैं। संबंधों की जो शुरुआत की जाती है 1991 में। और फिर देखें तो इसके अगले वर्ष जब 1992 का समय होता है, आर्मेनिया जो गणराज्य है और जो भारत है, इनके दोनों के बीच में जो राजनैतिक संबंध है वो धीरे धीरे क्या हुए, वो संबंध क्या हुए, अब वो विकसित होना शुरू हुए। इसके बाद देखें तो वर्ष समय आता है, अगर देखें इसका टाइमलाइन अगर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें तो ये जो शुरुआत होता है, ये हम बात करें इंडिया और जो आर्मेनिया है, इन दोनों के जो रिलेशन है, अगर रिलेशन की हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये 1991 में हुई है। फिर राजनीतिक संबंध 1992 में स्थापित हुए और जाते समय आगे और 1999 तक जाए तो एरवन शहर में क्या किया गया कि एक जो दूतावास है वो स्थापित किया गया। यानी कहने का मतलब कि जो एक संबंध है उनकी शुरुआत के लिए ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट हुआ और उसके लिए बकायदा ऑफिस स्थापित किया गया। आर्मेनिया और भारत दोनों के राजनीतिक संबंधों का जो उत्कृष्ट है उस रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए तो आर्मेनिया एकमात्र स्वतंत्र राज्य या राष्ट्रमंडल जो CIS है उसका एक देश है, जिसके साथ भारत जो है वो वर्ष 1995 में देखें तो राजनयिक जो संबंध है वो स्थापित कर चुका था, रूस को अगर छोड़ दे तो। और CIS की जो स्थापना वर्ष है वो भी आप देखेंगे तो 1991 है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो एक तरह से सोवियत जो संघ था, जो USSR था, उसके विघटन के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो CIS है उसमें जो शामिल देश हैं वो बहुत सारे देश हैं। उसमें देखेंगे तो अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सभी इसमें शामिल है। और भारत और आर्मेनिया ने 1995 में देखें तो मित्रता और सहयोग पर एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उसके कई सारे बिंदु हैं, अगर बिंदुओं को आप देखना चाहें तो भारत ने आर्मेनिया को 720 जो मिलियन डॉलर है उसके हथियार बेचे हैं, जिनमें देखेंगे तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, पिनाका मल्टीपल जो रॉकेट सिस्टम है, इसके लॉन्चर हैं, जो स्वान डोम और जो रडार सिस्टम है। ऐसे जो विभिन्न सामरिक संबंध है वो दोनों देशों के बीच में वर्तमान में हुए हैं। और ये डील अजरबैजान के लिए एक तरह से देखें तो खतरे की घंटी है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये दोनों लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। खास तौर पर नागोर्नो जो काराबाख क्षेत्र है, 4 दशक से भी अधिक पुराना ये विवाद है जो दोनों देशों के बीच में अक्सर होते रहता है। ये अलग बात है कि नागोर्नो काराबाख पर देखें तो वर्तमान में अजरबैजान का अधिकार है। अजरबैजान में देखें तो इस डील का भारत की खुली जो रणनीतिक चेतावनी है उस तौर पे भी देखा जा सकता है। और ख़ास तौर पे जब भारत पाकिस्तान के बीच में एक तनाव की स्थिति देखने को मिली तो उस समय भी अजरबैजान कहीं ना कहीं तुर्की के साथ क्या था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा था। और इसी कारण से अब कहा जा रहा है कि अजरबैजान ने भारत से जो दुश्मनी ली उसको
कहीं ना कहीं उसे चुकाना पड़ेगा, और अब एक तरह से डरा हुआ भी है अजरबैजान भारत से। तो ये पूरा मुद्दा है जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा संक्षिप्त में आर्मेनिया के बारे में देख लेंगे कि आखिर जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो इसे समझने के लिए अगर हम मैप पर देखें तो आर्मेनिया की जो स्थिति है आपको देखने को मिल सकती है कि ये कौन सा देश है, यही आपका आर्मेनिया है। अगर इसको थोड़ा सा बड़े मैप पे अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो आप इसी का जो बड़ा मैप है ये है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो विभिन्न देश हैं इनकी जो अवस्थिति है ये आर्मेनिया है, और उसके बाद उसके पड़ोसी जो देश है वो अजरबैजान है। इधर देखेंगे तो अगर इसकी जो स्थिति है, इधर जॉर्जिया है, इधर सीरिया, इराक, ईरान, इधर कैस्पियन सागर, इधर रसिया का पार्ट है। तो ये पूरा घिरा हुआ एक क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल से। तो देखिए, जो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो राजधानी है, राजधानी इसकी एरवन है, यहीं पर लाया गया है। जो भी लोग हैं वहाँ से एयरपोर्ट से सीधे भारत भेजे जाएंगे। आर्मेनिया जो ड्राम है इसकी ऑफिशियल करेंसी है। आर्मेनिया ड्राम इसकी क्या है, ऑफिशियल करेंसी है। ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आर्मेनियाई जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। सरकार संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति यहाँ के वाहगन खाचाटुर्यान है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1991 में हुई थी, सोवियत जो संघ है उसके विघटन होने के बाद। अब इसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनके बारे में हम मूल रूप से देखेंगे, जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो देश हैं उनकी सीमाएं क्या होती हैं, वो आर्मेनिया से लगती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर से आप देखेंगे तो अजरबैजान से इसकी सीमा लगती है। इधर देख सकते हैं जॉर्जिया से इसकी सीधे सीमा जो है वो लग रही है। इधर ईरान से लग रही है, इधर टर्की से लग रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिससे ये अपने जो सीमा है उनको साझा करता है। यानी इसके सीमावर्ती जो देश हैं ये यहाँ पर वो हम देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न लगातार आपके बढ़ते हैं। दूसरी बात देखिए कि आर्मेनिया एक क्या है, पूरी तरह से आप देखेंगे तो ये स्थलबद्ध एक लैंड लॉक देश है। चारों तरफ से आप देखेंगे तो स्थल से ये घिरा हुआ देश है, सभी देशों से घिरा हुआ एक देश है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तरह से उच्च भूमि के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ की जो भौगोलिक फिजियोग्राफी क्या है कि एक तरह से देखें तो ये पहाड़ी पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का अगर हम बात करें तो लगभग 70% जो क्षेत्र है वो पर्वतीय पहाड़ी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसके मैप पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्वत आपको देखने को मिलेगा वो काकेशस जो पर्वत क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपको यहाँ पर इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया कि आर्मेनिया में जो महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो कौन सा है, और यहीं पर जो माउंट आरागाट्स है ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो माउंट आरागाट्स है ये क्या है कि यहाँ का सबसे ऊंचा स्थल है। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो लेसर काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इस पूरे क्षेत्र में जाएंगे तो जो पठार है वो आर्मेनिया का जो पठार है वो यहाँ का सबसे जो महत्वपूर्ण पठार है वो आपको देखने को मिल सकता है। आर्मेनिया का जो पठार है ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। इसके अलावा अगर नदियों की बात करें तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उनका जो बहाव है वो काफ़ी तेज देखने को मिलता है। जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं, अगर उन नदियों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ की और एक तरह से देखें तो सीमा बनाने वाली भी नदी है और लंबी नदी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर अरास या अराक्स जो भी रिवर कहिए ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तरह से देखें तो आर्मेनिया, ईरान और इधर देखेंगे तो टर्की के बीच में क्या है, एक तरह से सीमा बनाने का भी काम करती है जो पर्वत और पठारों से होकर बहती है। और इसी कारण से अगर देखें तो इसका जो फ्लो है वो काफ़ी तेज देखने को मिलता है। अगर झील की बात करें तो यहाँ एक बड़ा जो जलीय स्रोत है वो लेक सेवन है। ये यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक जलीय स्रोत है या फिर एक झील है, जो कि अगर देखेंगे तो आर्मेनिया के मध्य भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। जलवायु की बात करें तो पर्वतीय जो महाद्वीपीय जलवायु है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो पर्वतीय जो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट है
तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित एक तरह से चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ क्षेत्र है, पर्वतीय है। इस कारण से पर्वतीय महाद्वीपीय जो जलवायु है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर गर्म ग्रीष्म काल की बात करें, ठंडी सर्दियों की बात करें, तो तापमान में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यही नहीं, ये पूरा जो क्षेत्र है आर्मेनिया का, ये भी भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में आता है। इस कारण से देखेंगे तो अक्सर क्या है कि यहाँ पर जो भूकंप है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने बेसिक जो भी जानकारी थी वो ले ली। इसके अलावा और भी डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उनको भी देख सकते हैं। तो ये चर्चा थी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। आर्मेनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, माउंट अरागाट्स, माउंट कजाकबेक या माउंट एरेबेनी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।